हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एथिक्स इन रिसर्च और इसके अंदर हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने हमें 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको कवर करेंगे और हमारे पास कुछ पॉइंट्स है या कुछ रूल्स है जिनको हमें ध्यान रखना होता है, तो उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एथिक्स होता क्या है। So ethic refers to a system of moral principles, rules, and professional standards that guide how research is planned, conducted, analyzed, and reported. तो बेसिकली एथिक्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ या ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे रूल्स जो हमें राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताए, यानी कि ये करना सही है और ये करना गलत है। जैसे हम देखते हैं कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे हमारे पास कुछ रूल्स और नॉर्म्स बने होते हैं। तो इसी तरह एथिक्स होते हैं। तो ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करते हैं। मान लो हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो अब हम रिसर्च को अनएथिकल तरीके से नहीं कर सकते कि हमारा जो मन किया, हमने जिस तरह से पार्टिसिपेंट को ट्रीट करना था वैसे कर लिया, उसको सच्चाई नहीं बताई, उसका इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया। जैसे अगर मान लो हम कोई कंट्री में भी रहते हैं या कोई एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर वहाँ एथिक्स नहीं होंगे तो वो सोसाइटी इफेक्टिवली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो वैसे ही हमारे रिसर्च के अंदर भी एथिक्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें रिसर्च को कैसे प्लान करना है, कैसे कंडक्ट करना है, एनालाइज करना है और रिपोर्ट करना है। अगर मान लो हम बिना एथिक्स को ध्यान में रखे रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। सो इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स, इंश्योर साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन रिसर्च। कि मान लो अगर हमने किसी को विश्वास नहीं दिलाया कि हम एक सही प्रॉपर मेथड से रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, तो लोग हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे रिसर्च का पार्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, एक ऑनेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमारे लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो एथिक्स इन रिसर्च एंश्योर रिस्पॉन्सिबल नॉलेज प्रोडक्शन that benefits society while safeguarding participant and upholding academic integrity। तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च से नॉलेज निकालते हैं, यानी ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं नॉलेज, बट जो हमारी सोसाइटी को क्या करे, बेनिफिट करे, बट उसकी वजह से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें वी शुड अपहोल्ड द एकेडमिक इंटीग्रिटी। ओके। सो ये होता है हमारा एथिक्स। तो अब हमारा एथिक्स ज़रूरी क्यों है हमारी रिसर्च में? तो पहला है कि टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम हार्म। कि मान लो हम जैसे सपोज करो कि कोई मेडिकल फील्ड के अंदर कोई रिसर्च हो रही है और कुछ ऐसी दवाई बना दी किसी ने जिसका पता नहीं है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो अगर मान लो पार्टिसिपेंट्स को दे दिए और उनके ऊपर कुछ उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो वो क्या, उन्होंने एथिक्स को फॉलो नहीं किया कि एक मतलब इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट उस रिसर्च का पार्ट है उसको एक तो पहले हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए कि उनको पता हो कि हम उनको किस तरह की रिसर्च करवाएंगे, उनसे क्या करवाएंगे, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो और दूसरा कि जो भी रिसर्च कंडक्ट हो उसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, ना कि सिर्फ फिजिकल, कोई भी तरह का, जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल, लीगल, इमोशनल, किसी तरह का हार्म ना हो। ठीक है। दूसरा, टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कि मान लो कुछ लोग इस तरह की मतलब लिमिट्स को या बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हो। जैसे मान लो अगर हमने वो देखा हो, CID देखा हो, तो उसमें अलग अलग तरह की रिसर्च करते थे जिसमें क्या होता था कि वो ह्यूमन डिग्निटी को ही भूल जाते हैं कि एक हमें प्रॉपर एक मेंटेन करके रखनी होती है, रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होती है हर एक इंडिविजुअल के लिए, तो वो भूल जाते थे। उसमें हमने देखा है कि उनको लीगल तरीके से वो रिसर्च कंडक्ट नहीं करने दी जाती थी क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ थी। तो वो इलीगल तरीके से किसी का मर्डर करके, किसी को किसी तरह से मार के या कोई इंजेक्शन लगा के इस तरह से वो अपनी रिसर्च करते थे, तो वो एथिक्स के खिलाफ है हमारे। ठीक है। सो हमें पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन बताता है? एथिक्स। ठीक है। फिर आता है टू मेंटेन साइंटिफिक इंटीग्रिटी। हमें ना कोई फेक डाटा यूज़ करना है, ना कोई चीटिंग करनी है, ना कोई मैनिपुलेशन करना है। टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। कि मान लो हमें रिसर्च करनी है और उसमें हमें पार्टिसिपेंट्स चाहिए, तो हमें जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। तो वो भरोसा जीतने में हमारी जो चीज़ हेल्प करेगी वो हमारा एथिक्स है, कि तभी हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा।
तभी अगर मान लो हमारे पार्टिसिपेंट को ये लगता है कि ये जो इंडिविजुअल है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा या प्रॉपर मेथड को फॉलो नहीं करेगा, तो वो पार्टिसिपेंट्स उस रिसर्च का पार्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा एथिक्स हेल्प करता है कि एक पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड हो और जो हमारे रिसर्चर है वो अच्छे से उस रिसर्च को कंडक्ट करे। ठीक है। टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल पे रिसर्च होती है जैसे कि मान लो चिल्ड्रन, एल्डरली या जो मेंटली इल है, प्रिजनर्स, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। अब आता है APA's 5 एथिकल प्रिंसिपल। तो APA जो हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसने कुछ 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च और प्रैक्टिस को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, कि हमें उनको ध्यान में रखते हुए रिसर्च करनी है। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट ये ऐसी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी है कि हर एक जो साइकोलॉजिस्ट है या हर एक जो रिसर्चर है वो ट्राई करता है कि हम एटलीस्ट इन रूल्स को या इन आइडल्स को फॉलो करें जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करें। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है बेनिफिसेंस एंड नॉन मालिफिसेंस। तो बेनिफिसेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी सोसाइटी को बेनिफिट करे। ठीक है। और नॉन मालिफिसेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ किसी को हार्म ना करे। ठीक है, डू नॉट हार्म एनीवन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसका मीनिंग है डू गुड एंड अवॉइड हार्म, कि अच्छा करो और हार्म किसी को ना हो। सो रिसर्चर एंड साइकोलॉजिस्ट मस्ट मैक्सिमाइज बेनिफिट, कि जो हमारे रिसर्च कंडक्ट करे वो हमारी सोसाइटी एज अ होल या जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनके बेनिफिट के लिए हो। ठीक है। मिनिमाइज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, कि किसी तरह का फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब ना कोई चोट लगे, ना उनको साइकोलॉजिकली उनके माइंड पे इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि जो उनको पूरी लाइफ में आगे इम्पैक्ट करे। ठीक है। अवॉइड कॉजिंग स्ट्रेस, फियर, एम्बेरसमेंट और रिस्क। फिर आता है केयरफुली मॉनिटर पार्टिसिपेंट्स वेलबींग, कि अगर मान लो हमने हमारे पार्टिसिपेंट को लिया है तो उसकी वेलबींग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारे रिसर्चर की होगी, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसकी होगी। सो स्टॉप द स्टडी इफ़ हार्म इज़ पॉसिबल, कि अगर मान लो जब भी हार्म होने लगे तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमारी स्टडी को कैंसिल कर दें, उसको स्टॉप कर दें। ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स द कोर एथिकल रूल डू नॉट हार्म, कि किसी को हार्म ना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल हो गया बेनिफिसेंस एंड नॉन मालिफिसेंस। ठीक है। अब सेकेंड प्रिंसिपल है फिडिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिडिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करके रखना है। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पता ही है कि हमें हमारी एक जिम्मेदारी होती है, कि जो रिसर्चर होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है प्रॉपरली कि उसको किस तरह से एक रिसर्च को कंडक्ट करना, उसकी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को उसको फुलफिल करना होता है। ठीक है। सो मीनिंग बी ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल इन प्रोफेशनल रोल्स, कि जो भी एक रिसर्चर के रोल्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिसर्चर की ही होगी। ठीक है। सो बिल्ड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद पार्टिसिपेंट, कि ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तभी हमारी रिसर्च होगी। बी ऑनेस्ट, रिलायबल एंड अकाउंटेबल, कि हमें ऑनेस्ट रहना, हमें किसी तरह का उनके साथ धोखा नहीं करना और हमने जो बात बोली है हमें उस बात पे खरे उतरना है। ठीक है। ये नहीं है कि आप भी हमने बोल दिया कि आपको इसमें कुछ हार्म नहीं होगा और हमारी स्टडी के अंदर कुछ हार्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये ना हो कि अगर मान लो हमने 2 पार्टिसिपेंट लिए तो एक का फ़ायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है उसी में। ठीक है। सो फुलफिल देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, साइकोलॉजिस्ट को अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दायरे में रह के काम करना होगा, उसको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को फुलफिल करना होगा। अपहोल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, कंट्रीब्यूट टू द साइकोलॉजिकल साइंस रिस्पॉन्सिबल एंड एग्जाम्पल कीपिंग प्रोमिसेस मेड ड्यूरिंग इन्फॉर्म कंसेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो भी मतलब किस तरह से हम कंडक्ट कर रहे हैं हमारी पूरी रिसर्च, उसमें हमें जो एथिक्स है या जो हमारे रूल्स है उसको मेंटेन करके रखना है, और हमारी जो भी साइकोलॉजिकल साइंस है या उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमने किसी तरह का कोई प्रॉमिस किया किसी इंडिविजुअल को ड्यूरिंग द रिसर्च, तो हमें उसको अपहोल्ड करना है। ये ना नहीं होना चाहिए कि हमने पहले तो उसको एक तरह का प्रॉमिस कर दिया, बाद में हमने उसको बोल दिया कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल थर्ड जो कि है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि हमें मान लो जो हमारे आइडल्स है ये ना हो कि अगर मान लो एक सिचुएशन किसी तरह की हुई तो हम पलट गए। इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है हमें। ठीक है। ट्रूथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है हमें। ठीक है। तो ऑनेस्ट रहना हमें,
कि मान लो ये हो गया कि किसी चीज़ की बात अगर हम पे आई तो हमने वो सारे आइडल्स ही भूल गए कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये नहीं रखना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, हमें ऑनेस्टी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। जो चीज़ सही है उसको सही बोलना है, जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना है। जैसे हमें डिसेप्शन नहीं करना, यानी कि धोखा नहीं देना किसी को। डाटा फैब्रिकेशन का मतलब होता है, फैब्रिकेशन यानी डाटा फैब्रिकेशन यानी कि मान लो कि डाटा इन रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमने आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया, डाटा को हमने खुद इमेजिन कर लिया कि ये डाटा ले लेते हैं, खुद इमेजिनेशन से कुछ नंबर लिए और उसको हमारे डाटा में इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हमने डाटा कलेक्ट तो किया है बट हमने क्या किया, जो डाटा के अंदर वैल्यूज़ थी उसको कुछ चेंज कर दिया ताकि हमारे जो रिजल्ट्स है वो डिज़ायरेबल आए, ठीक है। रिजल्ट्स को डिज़ायरेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने हमारे डाटा के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। फिर आता है प्लेजरिज्म, यानी कि दूसरे किसी का वर्क, मतलब किसी और ने वो काम किया और उसको हम क्या बता रहे हैं कि ये मेरा काम है, ठीक है। दूसरे के काम को अपना काम बताना और उसको ना क्रेडिट देना, उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं करना। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी, मैनिपुलेशन नहीं करना रिजल्ट का कि हमने चेंज कर दिया रिजल्ट को ही। और रिसर्चर मस्ट प्रेजेंट फाइंडिंग ट्रांसपेरेंटली एंड एक्यूरेटली, कि हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छे से जो सही रिजल्ट है उसको ही प्रेजेंट करना है। और अगर मान लो कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें मान लो कि हम रिसर्चर को उसका रियल चीज़ नहीं बता सकते कि हम क्यों रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर डिसेप्शन थोड़ा बहुत हमें करना है तो वो क्या है, वो मिनिमल होना चाहिए, किसी को हार्म ना करे। और बाद में जब हम डी ब्रीफिंग करें, यानी कि सब कुछ उस पार्टिसिपेंट को बता रहे हैं, तो अब तब हमें बताना होगा कि हमने आपको इसलिए झूठ बोला था, इस तरह की हमारी रिसर्च थी, इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल सी, इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, यानी कि जो भी हम काम करें वो फेयर तरीके से हमें करना होगा। सो मीनिंग फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू द बेनिफिट ऑफ रिसर्च। ये ना हो कि मान लो किसी के बेनिफिट के लिए दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हो, हमें फेयर तरीके से सब कुछ काम करना है, एक इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। जैसे कि फेयर सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, ये ना हो कि मान लो हमारे कुछ एक ऐसी रिसर्च है जिसमें एक जो ग्रुप है उसको बेनिफिट होगा, दूसरे को बेनिफिट नहीं होगा, मतलब किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। फेयर तरीके से हमें पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट, कि मान लो जितने भी हम पार्टिसिपेंट लिए हैं, हमने देखा कि एक तो मेरा दोस्त है तो इसको हम ये वाली चीज़ नहीं देंगे, तो जितने भी मान लो उस जो हमारी रिसर्च है उसमें कुछ रिस्क होंगे और कुछ उसके क्या होंगे, बेनिफिट होंगे, दोनों चीज़ होगी। तो इन दोनों का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। ये ना हो कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी एक वनरेबल ग्रुप से आ रहा है और उसको हम और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उसके पलड़े में रिस्क तो हमने ज़्यादा डाल दिए और बेनिफिट कम डाल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिस्क और बेनिफिट का, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। प्रॉपर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड सो डेट कंक्लूजन आर वैलिड एंड नॉट बायस्ड। प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने हैं ताकि हमारे जो कंक्लूजन आए वो सही आए और हमें कोई भी बायसनेस नहीं दिखानी। पार्टिसिपेंट शुड नॉट बी फेयरली अनफेयरली इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हमारी चॉइस से, हमारी बायसनेस से किसी को तो इंक्लूड कर लिया, किसी को एक्सक्लूड कर दिया। सो नॉट यूजिंग ओनली पुअर पीपल फॉर रिस्की स्टडीज़, कि मान लो कुछ ऐसी रिस्क स्टडीज़ है जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई एक मेडिसिन है जिसके हाई चांसेस है कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो हमने क्या किया, जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको निकाल लिया। तो ये तो गलत चीज़ होगी। ये तो हम जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है या जो ऑलरेडी वीक सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ई, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी। मीनिंग कि मान लो हमारे कुछ राइट है, जैसे प्राइवेसी का राइट है कि हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम सभी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जैसे हमारा नेम है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है कि जो हमारा डाटा है वो किसी और के पास उसकी इन्फॉर्मेशन ना जाए, ठीक है। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, यानी कि मान लो किसी भी पार्टिसिपेंट को हम बोल रहे हैं आप इस रिसर्च का पार्ट बने, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मैं इस रिसर्च का किस तरह से पार्ट बनूंगा, क्या इस रिसर्च में होगा, एवरीथिंग अबाउट द रिसर्च मस्ट बी नॉन टू द पार्टिसिपेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज कि जो भी उसके डिफरेंसेस है, मान लो कि जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, रिलीजियस, कल्चरल, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। कि मान लो कोई दूसरे कल्चर से या मान लो दूसरे रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका जो भी कल्चर है, उसकी जो भी वैल्यूज़ है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है।
और जो वनरेबल ग्रुप्स है जैसे चिल्ड्रन, डिसेबल, एल्डरली, उनको हमें स्पेशल केयर या स्पेशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ई, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं, यानी कि बेसिकली एथिक्स इन रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करें तो हमें पार्टिसिपेंट से पूछना है कि आप उसका रिसर्च का पार्ट बनोगे या नहीं बनोगे। उसको हर एक इन्फॉर्मेशन उस रिसर्च के बारे में देनी है और फिर उनसे पूछना है। जैसे हम मान लो कहीं टूर पे या कोई ट्रिप पे जाते थे स्कूल में, तो तब हमसे पूछा जाता, एक कंसेंट लेटर दिया जाता था कि मैं आई डैश डॉटर सन ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे करके एक कंसेंट लेटर होता था। तो वो क्या है कि वो अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो इसी तरह से एक इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, यानी कि जो पार्टिसिपेंट उसका पार्ट बने उसका खुद का वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई फोर्सफुली उसको ये ना कि आपको इस रिसर्च का पार्ट बनना है तो बनना ही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो पार्टिसिपेंट मस्ट बी क्लियरली टोल्ड पर्पस ऑफ स्टडी, कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, कि हम इस स्टडी को, पर्टिकुलर स्टडी को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं और आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, किस तरह का कंफर्ट हो, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। और पार्टिसिपेशन वॉलेंट्री होना चाहिए। वॉलेंट्री यानी कि खुद की मर्जी से किया हुआ, ये नहीं हो कि आपने उसको प्रेशराइज किया, आपने उसको किसी तरह का लालच दिया। कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल किसी तरह का सोशल किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कंसेंट है वो बिना प्रेशर के फ्रीली होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा पहला पॉइंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब नेक्स्ट आते हैं डिसेप्शन। डिसेप्शन को हम समझ सकते हैं कि धोखा देना, कि अगर मान लो हम किसी रिसर्च ऐसा है कि जिसमें हमें मान लो झूठ बोलना पड़ रहा है या हम सारी सच्चाई नहीं बता सकते, तो इसको हम तभी अलाउ कर सकते हैं जब मान लो कोई अल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल नहीं है। कि मान लो अगर हमारा ऐसे काम चल सकता है कि जहाँ हम कोई और मेथड अपना के उस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, तब हम डिसेप्शन, हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मान लो कुछ ऐसी रिसर्च है कि जो हमें बिना बताए करनी है, कि जिसका पर्पस हम नहीं बता सकते, तभी हम उस डिसेप्शन का यूज़ कर सकते हैं, तभी हम थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। डिसेप्शन बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। ये ना हो कि हमने सारी रिसर्च ही छुपा दी, कि आपसे आपके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं कर रहे, मतलब उनको बिल्कुल कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता, कि सारा झूठ, टोटली झूठ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो अगर मान लो हम झूठ भी बोले तो वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को हार्म ना करे किसी भी तरीके से। और पार्टिसिपेंट को फुली डीब्रीफ करना है, कि मान लो जब रिसर्च ख़त्म हो जाए तो हमें सारी चीज़ बतानी होगी, डीब्रीफिंग करनी होगी कि हमने ऐसे ऐसे किया और क्यों किया, सब कुछ रीज़न के साथ उनको बताना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। तो हमने पहला किया इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने किया डिसेप्शन। अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, कि किसी भी तरह का, ना फिजिकल ना साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल, किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। सो रिसर्चर मस्ट मिनिमाइज स्ट्रेस एंजाइटी एम्बेरसमेंट रिस्क, इफ एनी हार्म इज अनअवॉइडेबल रिस्क मस्ट बी वेट अगेंस्ट बेनिफिट, ठीक है। तो हमें किसी तरह का हार्म ना हो, कि ना उनको फिजिकली किसी तरह का नहीं होना चाहिए, ना सोशली साइकोलॉजिकली। और ट्राई करना चाहिए कि उस जिस टाइम हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेस एंजाइटी एम्बेरसमेंट और रिस्क बहुत कम हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनॉयमिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी और एनॉयमिटी का मतलब होता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हमें प्राइवेट रखना है। ये ना हो कि हम सभी के सामने ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हाँ इस बंदे ने ये रिसर्च किया, उसके ये रिजल्ट है, ये उसका स्कोर आया है, ऐसे कुछ नहीं करना। जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी उसकी डिटेल्स है, उसको हमें प्राइवेट रखना है। और यूज़ कोड इंस्टेंट ऑफ नेम्स, की मान लो किसी को अगर अपना नेम डिस्क्लोज नहीं करना तो हम उसकी जगह कोड यूज़ कर सकते हैं उसके रियल नेम के बजाय, ठीक है। सो डाटा मस्ट बी स्टोर्ड सेफली, कि हमें जो डाटा आया है वो भी हमें सेफली स्टोर करके रखना है। ये नहीं है कि कोई भी उसको, जैसे अगर कंप्यूटर में है तो कोई भी उसको देख रहा है या कोई भी उसको यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड इन रिपोर्ट्स अनलेस द पार्टिसिपेंट परमिट्स, कि मान लो अगर कोई रिपोर्ट्स भी अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए जब तक वो पार्टिसिपेंट उस चीज़ का परमिशन ना दे दे। कि अगर पार्टिसिपेंट को उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उसका नेम कहीं पे यूज़ हो, अगर उसको प्रॉब्लम है तो हम यूज़ नहीं कर सकते उसका नेम। अगर प्रॉब्लम नहीं है और अगर उसने परमिशन दे दी है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट है राइट टू विड्रॉ, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्टडी को किसी भी टाइम पे छोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि हम उनको फोर्स करके ही रखेंगे कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको पूरी कंप्लीट ही करनी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास उनका पूरा राइट होगा कि वो बीच में अगर उनको लगे कि उनको ये स्टडी नहीं करनी तो वो बीच में छोड़ के जा सकते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स कैन लीव द स्टडी एट एनी टाइम, ओके। फिर दे शुड नॉट बी फोर्स टू कंटिन्यू, कि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। और जो डाटा है उनको अगर वो चाहते हैं कि उनका डाटा रिमूव कर दें कि या पूरे डाटा को हम कैंसिल कर दें या उस डाटा को डिलीट कर दें, तो वो हम उनको उस डाटा को फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा अगर उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्रीफिंग। अब डी ब्रीफिंग का मतलब क्या है कि जब स्टडी ख़त्म हो जाती है तो पार्टिसिपेंट्स को हमें बताना होता है अच्छे से कि मतलब पूरा जो भी हमारी रिसर्च की प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है, सब कुछ की टोल्ड द रियल पर्पस, कि जो उस हमारे रिसर्च का रियल पर्पस था। कि मान लो कहीं पे हमने डिसेप्शन यूज़ किया है कि हमने उसको नहीं बताया, बट लास्ट में जब हम डी ब्रीफिंग करेंगे तो हमें हर एक चीज़ को इन रियल में बताना होगा। और अगर मान लो पार्टिसिपेंट के कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी चांस दिया जाएगा कि वो अपने क्वेश्चंस है, जो अपने स्कोर्स है, सब कुछ वो पूछ सके, ठीक है। और अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी प्रोवाइड होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडीज़ यूजिंग डिसेप्शन। ये हमने कर लिया कि जहाँ पे कुछ तरह का झूठ बोला जाता है या पूरा अच्छे से पर्पस नहीं बताया जाता, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है जस्टिस एंड फेयर सिलेक्शन, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमें फेयरली चूज़ करना है बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। और जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो हमारा जो रिसर्चर है उनको फैब्रिकेट नहीं करना डाटा, यानी कि आर्टिफिशली या इमेजिन करके खुद कुछ डाटा नहीं लिखना। फॉल्सिफाइड डाटा, यानी कि डाटा के अंदर हमें मैनिपुलेशन नहीं करनी, ठीक है। यानी कि चेंजेस नहीं करने कि मान लो हम अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट के लिए उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं। मिसलेड नहीं करना, किसी और का डाटा हमें यूज़ नहीं करना, और हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। तो हमें पार्टिसिपेंट की ऑटोनॉमी, यानी कि उसकी फ्रीडम को, उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी है। और जो अपना फुल कंसेंट नहीं दे सकते, मान लो अगर एल्डर है या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो खुद कंसेंट नहीं दे सकते, तो उनके पेरेंट्स और उनके, या फिर पेरेंट्स नहीं है तो उनके गार्जियन का कंसेंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है रिसर्च विद एनिमल्स। अब कुछ ऐसी रिसर्च होती है जो किसके साथ होती है, एनिमल्स के साथ होती है। जैसे हमने साइकोलॉजी में देखा है कि एक पैवलव ने स्टडी कंडक्ट की थी डॉग्स पे, ऐसे ही हमारे रैट्स पे स्टडी कंडक्ट होती है। तो ऐसे अलग अलग हमारे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च होती है। तो एनिमल रिसर्च हम तब करते हैं जब हम ह्यूमन के ऊपर वो स्टडी नहीं कर सकते या वो रिसर्च नहीं करते, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कोई और अल्टरनेटिव देखें। और अगर मान लो हम यूज़ भी कर रहे हैं तो बहुत, मतलब ऐसे नहीं है कि हम इतने सारे जानवर का यूज़ कर रहे हैं, तो ट्राई करना चाहिए कि हम जो हमारा हार्म है उसको भी कम करें, और जो हम यूज़ कर रहे हैं जानवरों को वो भी कम से कम, बिल्कुल मिनिमम हो। और हमें जो भी हार्म हो उनको हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। और उनको प्रॉपर केयर, जो जानवर है उनको प्रॉपर केयर, हाउसिंग, एनेस्थीसिया के अंडर। ये नहीं हो कि जो जानवर हम कर रहे हैं उसको भी हम क्या कर रहे हैं, फुल ऑन पेन और टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अननेसेसरी पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अप्रूवल लेना होता है, अगर हम एनिमल्स पे भी कंडक्ट करते हैं तो हमारी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, उनसे हमें अप्रूवल चाहिए। ह्यूमेन हैंडलिंग एंड एथिकल ट्रीटमेंट आर मैंडेटरी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, कि हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो एथिकली होना चाहिए, हम उनके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।